गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम एस के यादव। यू आर वाचिंग अभिनंदन एमजीटी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज फिर से हम वही पिछला प्रीवियस ईयर कह सकते हैं 2022 में जो ट्वेल्थ क्लास, जी हाँ, आपको बता दें कि क्या होने वाला है। तो ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश जो कि बिहार बोर्ड का है, यानी बीएसईबी 2022 के पेपर का ये सॉल्यूशन हो रहा है। यानी 2022 जो कि बीत चुका है उसके पूरे अंग्रेजी का, प्रीवियस ईयर अंग्रेजी का हम यहाँ दे रहे हैं पूरा सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो इससे पहले एक वीडियो जारी हो चुका है, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले वो देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन टैकल किया, 30 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में बना लिया है। कितना जी? 30 क्वेश्चन। यानी यहां तक 30 क्वेश्चन बन चुका है। आज बारी है 31 से। तो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाउ मच वाला क्वेश्चन उस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो यहां शुरू करते हैं 31 से। तो अब बताइए आप कैसे हैं? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। जैसे भी होंगे कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करना है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए तो लेते हैं हम आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए तो जरा सा। इट इज हाई टाइम, यानी आपको इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस खोजना है। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज हाई टाइम, यानी चारों में इट इज हाई टाइम है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, समझिएगा जरा सा। इट इज हाई टाइम का जनाब एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब इट इज हाई टाइम हो या फिर केवल इट इज टाइम हो, ध्यान दीजिएगा, इट इज टाइम हो, हाई ना भी हो तब भी, इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, दोनों ही स्थिति में आपको मुख्य रूप से दो तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक प्रेजेंट वाला और एक पास्ट वाला। कब पास्ट होगा कब प्रेजेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। सदा इसमें इज लगा रहे तभी, मतलब इसमें इज रहेगा उसके बाद भी आगे प्रेजेंट वाला कंडीशन भी बन सकता है और पास्ट वाला भी बन सकता है। तो कब पास्ट होगा कब प्रेजेंट होगा उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए जरा सा, इसके बाद यदि फोर आता है और फोर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, फोर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी फोर आता है फोर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, तो उसके बाद 2+v1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2+v1, और ऐसे स्थिति में ये प्रेजेंट का काम करेगा, यानी इट इज हाई टाइम फॉर मी टू गो देयर। या फिर सीधे सीधे 2+v1 हो सकता है, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम टू गो देयर। उचित समय है वहां जाने का, उचित समय है तुम्हारे लिए वहां जाने का, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम फॉर यू टू गो देयर। ये प्रेजेंट वाला कंडीशन है। परंतु ध्यान रखना यह है कि यदि इसके बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब आता है, इसमें देखिए फोर के बाद ऑब्जेक्ट था, इसमें कुछ भी नहीं था, सीधे 2+v1। मैं कह रहा हूं दूसरा कि यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है तो ये वर्ब जो है V2 होगा, यानी इसका टेंस पास्ट इनडेफिनिट होगा। इज तब भी रहेगा प्रेजेंट वाले कंडीशन में भी या पास्ट वाले कंडीशन में भी। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ही वेंट देयर, ना कि ही गोज देयर। समझ में आ रहा है कुछ? क्या? कब? जब सब्जेक्ट हो तब, जब ही आ जाए, यू आ जाए, बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए। लेकिन जब फोर आ जाए तब ऑब्जेक्ट और 2+v1, फोर और ऑब्जेक्ट ना हो तो डायरेक्ट 2+v1। परंतु जब सब्जेक्ट हो तब वर्ब डालना हो तो वो वर्ब होगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी
V2 फॉर्म होगा। अब देखिए जरा सा कि इट इज हाई टाइम सब में है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको पास्ट इंडेफिनिट करना है। ये क्या है? फ्यूचर है। ये क्या है? प्रेजेंट है। ये भी क्या है? प्रेजेंट है। आंसर कौन? बी नंबर। मतलब दो कॉन्सेप्ट सदा ध्यान रखना, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के लिए, कि उसके बाद 2+V1 होगा, या 4 ऑब्जेक्ट प्लस 2+V1, या फिर सब्जेक्ट रहे तो V2, यानी सब्जेक्ट रहे तो V2 डाल देना है, अगर ऑब्जेक्ट रहे 4 के साथ तो 2+V1, या ऑब्जेक्ट ना रहे तो 2+V1। प्रेजेंट की स्थिति बताएगा और दूसरा पास्ट की स्थिति बताएगा। चलिए, क्लियर है? जैसे कहते हैं इट इज टाइम दे, तो दे आ गया, तो फिर अब तो 2+V1 आ नहीं सकता है, तो दे वेंट देयर, दे केम हेयर, दे डिड इट। ठीक है, अगला 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 32 नंबर पे चलिए। ही हर्ड ए नॉइज, क्या सुना जी? उसने हल्ला सुना। ही हर्ड ए नॉइज, सो ही गोट अप, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, क्योंकि ये भी तो कॉम्बिनेशन ही है सेंटेंस का, परंतु इसके अलावा भी एक और कॉम्बिनेशन जो इसमें से ढूंढना है, क्या हो सकता है? देखिए तुम, ही हर्ड ए नॉइज, उसने हल्ला सुना, सो इसलिए ही गोट अप, वो जग गया। देखिए तो हैड हर्ड, ये कैसा बनावट है जी? मतलब बिहार बोर्ड वालों को जो मन करे वो बनावट डाल देते हैं, मतलब बिना सिर पैर का। लेकिन एक फायदा विद्यार्थी को है, यदि विद्यार्थी का बेसिक ठीक है, उसको पता है ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब के पहले क्या आएगा, अगर उसे थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है तो फिर आसानी से वो एलिमिनेट कर सकता है, गलत चीज़ों को छांट के सही आंसर तक पहुंच सकता है। उनका कमजोरी, हमारा फायदा, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर देंगे क्वेश्चन बनाने में, तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए, तो देखिए तो अगर हैड शुरुआत में है तो सिंपल सा बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएगा, अगर इंट्रोगेटिव नहीं बनाएगा तो इन्वर्सन बनाएगा। अब इन्वर्सन बनाए या इंट्रोगेटिव बनाए, अब ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव, दोनों स्थिति में इसे सब्जेक्ट आना चाहिए था, इसके बाद है नहीं, सीधे हर्ड आ गया, मतलब ये बिना सिर पैर वाला सेंटेंस ही गलत है, छाट दिया हमने। हैविंग के बाद V4, यानी ये भी V4 और ये भी V4, ऐसा तो नहीं होता। ध्यान रखिएगा, हैव का चाहे हैव हो, हैज हो, हैड हो या हैविंग हो, ये अपने बाद V3 लेता है। क्या लेता है जी? V3 लेता है। अगर एक्टिव सेंटेंस होगा तो हैविंग टेकन, अगर पैसिव होगा तो हैविंग बिन टेकन, तो टेकन ले लिया तो V3 हो गया टेकन। अगर हैविंग बिन लिया तो बिन भी V3 होता है, इज का बी वर्ब का, मतलब V3 आना चाहिए, इस लिहाज से ये भी गलत। एज ही हर्ड ए नॉइज ही गोट अप, हाँ ये लग रहा है कुछ ढंग का, इसको रखते हैं, यहाँ देखते हैं। हर्ड क्या हियर का V3 फॉर्म है या V2 फॉर्म है? तो हर्ड ए नॉइज मतलब V3 से सेंटेंस का शुरू होना या V2 से सेंटेंस का शुरू होना, ये बिना सिर पैर का बात है, ऐसा होता ही नहीं है। क्लियर है? तो बचा कौन जी? सी, आंसर हो गया। मतलब सही पता है तो बढ़िया, अगर नहीं पता है तो गलत ये है, उसको छांटिए और आंसर तक पहुंचिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, किससे जी? तो बीवेयर मतलब सावधान रहिए, फॉल्स फ्रेंड यानी झूठे दोस्तों से, ठगने वाले दोस्तों से हमको सावधान रहना है। तो देखिए जरा सा, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, बार बार, इसका मतलब क्या होता है? बार बार। ही इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब होता है सबसे ऊपर, अबव ऑल मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब के सेंस में ले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है जी। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है द होल डे, द होल डे समझ रहे हैं, मतलब सारा दिन, पूरा दिन, पूरा दिन, वो पूरा दिन टीवी देखता है। ही वॉचेस टीवी ऑल डे लॉन्ग, द होल डे।
ठीक है। हाँ, ये देखिए तो ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब क्या, ऑल ओवर, ऑल मतलब सब कुछ, ओवर मतलब खत्म, कंप्लीटली फिनिश्ड इसका मतलब होता है कंप्लीटली फिनिश्ड, मतलब सब कुछ खत्म। तो कहते हैं ना, हमारे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म, इट इज ऑल ओवर बिटवीन अस, हमारे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म। अब बताइए जरा सा, बी वेयर यानी सावधान रहना चाहिए झूठे दोस्तों से, तो क्या बार बार कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज है ध्यान देने वाला, एकदम जोर डालने के लिए कि हमें झूठे दोस्तों से, मक्कार दोस्तों से, फर्जी दोस्तों से सावधान रहना चाहिए, पूरा दिन सावधान रहना चाहिए। ऑल ओवर सब कुछ समाप्त, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन सा जी, तो बी नंबर। क्लियर है। चलिए अगला, क्लियर है। अगला 35 नंबर, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, बिल के डैश था पब्लिक ओपिनियन, यानी लोगों का जो मत था वो बिल के क्या था जी, तो ऑफ मतलब का, आफ्टर मतलब के बाद, अबव मतलब ऊपर, और अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ। सिंपल सा लॉजिक है, अर्थ जानिएगा आराम से बन जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही मिल जाता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, सही खोजना है, करेक्टली स्पेल्ड मतलब सही जो लिखा हुआ है वो खोजना है। सबसे पहला ही तो है वुडन, वुडन सॉरी उलेन, उलेन यानी ऊन से बना हुआ, उलेन स्वेटर यानी ऊन से बना हुआ स्वेटर। अब देखिएगा जो ये उलेन है ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में सही है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उलेन ऐसे लिखता है, मतलब डबल एल नहीं सिंगल एल, तो वो ब्रिटिश का मामला है, लेकिन हमारे लिए अमेरिकन ही सही है क्योंकि हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ परफ्यूम। अरे भैया बहुत अच्छा वर्ड है परफ्यूम, अब परफ्यूम यूज करते होंगे, परफ्यूम यूज नहीं करते हैं, हाँ ज्यादा पसीना हो जाता है तो परफ्यूम मार लीजिए एकदम चकाचक, है ना, बदबू खुशबू में बदल गया। लेकिन वो बदबू और खुशबू जब मिक्स होगा ना तो एक भयानक तरह का बदबू आएगा, जिससे मतलब कुछ लोग आते ही बाप रे बाप गजब आदमी है भैया इतना महक रहा है। तो परफ्यूम यानी सुगंध, सुगंध को आमतौर पे क्या कहेंगे जी, सेंट कहते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है, फ्रेग्रेंस का मतलब भी होता है इत्र सुगंध, तो सेंट इसका साइनो सेंट होगा, यानी समान अर्थ, समानार्थी अर्थ सेंट। वे का मतलब तरीका, रास्ता, प्लेन का मतलब समतल, हंट का मतलब शिकार करना। चलिए अगला, अगला क्या है, द बुक विल बी बाउट बाई सीता, इसका क्या करना है जी, एक्टिव वॉइस, पैसिव है, देखिए ना, बी प्लस वी थ्री, आपको बताया गया था पिछले क्लास में भी, बी प्लस वी थ्री यानी इज आर एम वाज वेयर, या बी बिन और बिंग यानी आर्ट के बाद यदि वी थ्री आता है तो वो पैसिव है। इज आर एम वाज वेयर बी बिन और बिंग के बाद अगर वी थ्री आता है तो वो पैसिव है, तो ये पैसिव है, ऐसे भी आपको दिख रहा है बाई के साथ, आपको पता ही है कि ये पैसिव है। इसका एक्टिव बनाना तो देखिए, तो सीता पहले आ जाएगी, सब में सीता पहले है, विल है तो विल सब में रहेगा, देखिए अब यहाँ विल नहीं है, पहले छाट दीजिए इसको, इसमें भी विल नहीं है, पहले छाट दीजिए, जो छटने वाला है उसको पहले छाटिए। अब इसमें विल है, इसमें विल है, इसमें विल के बाद अबाउट है, और इसमें बाई, आंसर यही होगा, क्योंकि सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट ये सब होते हैं मॉडल, और मॉडल अपने बाद लेता है V1। कौन कौन V1 लेता है जी, तो डू, डज, डिड अगर सेंटेंस में लगा है तो उसके बाद V1 आएगा, यदि कोई मॉडल इज कैन, कुड, मे, माइट में से कोई भी है, यानी जो 13 मॉडल होते हैं उनमें से कोई भी है तो वह अपने साथ V1 लेगा। क्लियर है। चलिए आंसर कौन होगा, बी नंबर। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं स्विम क्या कर सकता था। क्षमता बताने की बात हो रही है, जब वर्तमान की क्षमता बतानी हो
तो कैन, और जब पास्ट की क्षमता बतानी हो, बीते हुए समय की क्षमता बतानी हो, तब कुड क्षमता बताने के लिए। तो मैं जवान था तब की बात कर रहा है, तो क्या कर सकता था, स्विम कर सकता था, तैर सकता था। तो बात पास्ट की है और क्षमता ही बताई रही जा रही है, इसलिए कुड होगा। अब देखिए माइट, कैन और मे, एक तो कैन नहीं होगा क्योंकि बात पास्ट की है, सॉरी बात पास्ट की है, तो कैन नहीं होगा, ये तो पहले छटा। अब मे और माइट, ये संभावना बताने की होती है। संभावना, जब पास्ट की संभावना बतानी हो तो कहते हैं मैं। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट की संभावना के लिए माइट और मे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मे संभावना बताता है, माइट भी संभावना बताता है। अंतर क्या है, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, बारिश होने की ज्यादा संभावना है। इट मस्ट रेन टुडे, एकदम हो के रहेगी, मानेगी नहीं, मत जाओ भैया, नहीं तो बारिश हो जाएगी, जाना है तो छाता लेके जाओ। इट मस्ट रेन टुडे, तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि संभावना को बढ़ाता है। लेकिन क्षमता की बात करनी हो तो कुड, अगर पास्ट की क्षमता है तो कुड और प्रेजेंट की क्षमता है तो कैन। यहां बात पास्ट की है इसलिए कुड। क्लियर है? चलिए अगला, अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे। अब देखिए तो ही के साथ लगाना है, ही हमारा सिंगुलर ठहरा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखिए तो टेकिंग आएगा क्या, तो टेकिंग किसी हिसाब से नहीं आएगा क्योंकि V4 के पहले हमें डालना होता है बी वर्ब। बी कहने का मतलब इज डाल लीजिए, आर डाल लीजिए, एम डाल लीजिए, वाज डाल लीजिए, या वर डाल लीजिए, या फिर खुद बी डाल दीजिए। बिना इसके तो V4 नहीं आएगा, सो ये नहीं होगा। अब इस टेकिंग हो सकता है, टेक्स हो सकता है, हैज टेकन हो सकता है, क्योंकि हैज भी तो सिंगुलर है। अब देखना है कि होगा क्या, और जब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसमें से कौन बेहतर होगा, यानी कौन सा टेंस होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसके लिए हम टाइम एंड टेंस में जाएंगे, और टाइम एंड टेंस में टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेंस निर्धारित करने में। तो इसमें देखिए तो टाइम से रिलेटेड एक शब्द है एवरीडे, प्रतिदिन। प्रतिदिन वो आ रहा है, वो आता है, वो आया है, वो आता है। जब एवरीडे जैसा शब्द, एवरी नाइट जैसा शब्द, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, या फिर ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, जनरली, ये सब लगा हो तो हम प्रेजेंट इन डेफिनिट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बताता है कि चीजें कंटिन्यू वे में हो रही है, जो पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, और उम्मीद है कि आगे भी होगी। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट कौन सा जी, सी नंबर टेक्स। क्लियर है? जब ये लगा हो तो हमको प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का चुनाव करना होता है। आज ही आगे, आई से दैट आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। इसका क्या करना है, डायरेक्ट नारेशन बनाना है। देखिए तो जरा सा, आई से है, इसमें सेड कर दिया था, सबसे पहले इसको छाटिए। अर्थ थोड़ी बदलेंगे, टेंस बदल जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट है, अर्थ बदल जाएगा तो अर्थ तो बदलेगा नहीं नरेशन वॉइस का। ठीक है, तो सबसे पहले इसे छाटिए। आई एम सेइंग, यहां से और आई एम सेइंग ये भी नहीं होगा, आई वाज सेइंग ये भी नहीं होगा, बच्चा कौन, मतलब रूल अप्लाई करना छोड़िए ना, एकदम बेसिक रूल है उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाकी नहीं देखना है, वही है, वही है, वही सही है होगा, क्योंकि बाकी ये सब जो है किसी एंगल से सही नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, वुड यू माइंड, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और एडवांस भी है। और ये एडवांस इसलिए है क्योंकि 100 क्वेश्चन सेट करना था बिहार बोर्ड वालों को। अब सोचेंगे कहाँ से सेट करें, सब आसान हो जाएगा, थोड़ा टफ डाल दिए। और ऐसे भी उनको भी पता है कि बच्चा इसको बनाएगा नहीं, क्योंकि 100 में 50 ही बनाना है, तो किसी को कुत्ता कट लेगी, ये टफ वाला बनाएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो बनाएगा। लेकिन हम समझा देते हैं, और खासकर उन शिक्षकों को समझा देते हैं जो इसका जवाब गलत सलत दे दिए हैं अलग अलग मैगजीन्स में। देखिए यहाँ पे वुड यू माइंड, जब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट हो, और एक माइंड ये आपका मेन वर्ब हो। अब मेन वर्ब के बाद जब वर्ब डालना होता है तो उसका रूल चलता है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आने वाला वर्ब वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। क्या जी, तो नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट में 3 तरह के फॉर्म आते हैं, एक जेरंड फॉर्म, एक इन्फिनिटिव फॉर्म, और एक
उसका बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म, यानी कहने का मतलब 2 प्लस V1 जिसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे, केवल V1 यानी बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे, और V4 फॉर्म जिसको हम जेरंड कहेंगे या पार्टिसिपल कहेंगे। तो ये आता है फॉर्म, ठीक है जी, V4 यानी ING वाला फॉर्म। तो अब देखना क्या है, देखना है कि माइंड क्या लेता है। तो इसका रूल है, इसके दायरे हैं। अगर माइंड हो, क्या हो जी, माइंड, मतलब माइंड का मतलब बुरा ना लगना, माइंड हो, एवॉइड हो, एडमिट हो, डिनाई हो, सबसे ज्यादा वर्ड ये पूछा जाता है, डिनाई हो, या फिर डिसलाइक हो, और भी वर्ड है इसमें, लेकिन इतना काफी है। तो इसके बाद हम V4 का प्रयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब है क्या चीज का जी, तो जेरंड का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का, जेरंड का प्रयोग करते हैं, यानी V4 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जरा सा, इसमें से कुछ को हम अगर निकाल लें कि ये डिनाई शब्द जो है, ध्यान रखिएगा, ये तो अपने बाद V4 लेता है, यानी जेरंड लेता है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है रिफ्यूज। क्या जी, तो रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी इनकार कर देना, अस्वीकार करना, डिनाई का मतलब मना करना, मिलता जुलता अर्थ है, लेकिन ये अपने बाद 2 प्लस V1 लेता है। ध्यान रखिए, क्या लेता है, 2 प्लस V1, जबकि डिनाई V4 लेता है। एक और, ये जो हमारा डिसलाइक है, ये अपने बाद V4 देखा आपने, लेकिन वही लाइक जो है वो अपने बाद 2 प्लस V1 लेता है। तो ये सब चीजें जो है एडवांस इंग्लिश का हिस्सा है, आमतौर पे 12th में तो पढ़ने को नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं वहां जाना पसंद करता हूं, आई लाइक टू गो देयर। मैं वहां जाना नापसंद करता हूं, अगर डिसलाइक यूज करेंगे, आई डिसलाइक गोइंग देयर होगा, ना कि टू गो देयर होगा। समझ में आया? हाँ, आई रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम, ना कि हेल्पिंग हिम, क्योंकि रिफ्यूज्ड के बाद 2 प्लस V1, वही डिनाइड रहेगा तो V4। क्लियर है? तो माइंड है, अब माइंड के कैटेगरी में क्या है जी, V4 है, तो क्या हो जाएगा ये। दूसरी चीज की, अगर आपको, ये तो हो गया रूल, अगर आपको रूल पता नहीं है, छांट के बनाना है, तो छांटने वाला विधि तो आपको पता ही है कि देखिए यहां जो सट है, थोड़ा तो जानकारी रहना पड़ेगा। ये सट जो है, इसका V1 भी यही, V2 भी यही, और V3 भी यही। जी हाँ, जैसे पुट का V1 भी पुट, V3 भी पुट, V2 भी पुट, इना के पुट पट पुटन, अरे भैया गलत हो गया। उसी तरह से सट का सट सट, ना कि सटेड सटेन, गलत है, सट सट सट। देखिए सटेड कर दिया तो ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा हैव सट, ये भी गलत है। हैव कभी भी ध्यान रखिएगा, माइंड अगर मेन वर्ब आ गया तो मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आने का कोई तुक ही नहीं बनता, 2 छट गया। अब बचा ये और ये, तो हो सकता है अगर पता ना हो ये वाला रूल तो आप तुक्का भी मारे तो लह जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा माइंड के बाद V4 आएगा। क्लियर है? आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, द बस केम टू एन एब्रप्ट हाल्ट। एब्रप्ट का मतलब जी अचानक रुकना, अचानक, एब्रप्टली मतलब अचानक, एडवर्ब हो गया, एब्रप्ट एडजेक्टिव हो गया, अचानक इसका अर्थ होता है अचानक, अचानक। तो क्या होगा जी, इसका करेक्ट मीनिंग खोज रहा है, यानी सिमिलर यानी सिनोनिम्स खोज रहा है, तो क्या हो जाएगा, सडन। सडन का मतलब अचानक। क्लियर है? स्लो आपको पता है, फ्रेंडली आपको, स्लो का मतलब धीमा, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना रूप से। अनहरिड, देखिए तो जरा सा, स्लो का मतलब भी धीमा, और हरिड का मतलब क्या होता है, हरिड मतलब बहुत ज्यादा हरी, मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी में है। अनहरिड उल्टा स्लो हो गया, मतलब धीमा हो गया। मतलब ये स्लो और अनहरिड का मतलब हो गया धीमा। क्या जी, तो धीमा। अब ये दो एक ही अर्थ रखने वाला वर्ड कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता,
तो ये सबसे पहले ये छटेगा, क्योंकि अगर ये होगा तो ये क्यों नहीं, अगर ये होगा तो ये क्यों नहीं, बात उठती है, तो ये छटेगा। और फ्रेंडली का कोई तुक ही नहीं बन रहा, ये भी छटेगा। मतलब आप छटनी विधि से भी बना सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट पता है तब तो बात ही अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। द पुलिसमैन डैश द थिप। क्या किया जी, तो थिप को क्या किया, देखिए जरा सा। पुलिसमैन रन, एक वर्ड होता है रन आफ्टर, मतलब होता है, सॉरी, रन आफ्टर मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागना, उसके पीछे पड़ना, पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए, रन आफ्टर। रन ऑन का मतलब होता है जारी रखना। रन एट का मतलब कहीं कहीं देखने को मिलता है फ्रेजल वर्ब में हमला करना। रन बाई, दिस शॉप इज बिंग रन बाई मी, मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। इज रन बाई मी, मेरे द्वारा चलाया जाता है, तो रन बाई के द्वारा संचालित होना, रन आफ्टर के पीछे भागना। तो आंसर क्या होगा जी, रन आफ्टर। अक्सर देखिएगा कि पुलिस चोर के पीछे भाग रही होती है ना, पुलिस चोर के पीछे भाग रही होती है, तो क्या हो जाएगा, रन आफ्टर। क्लियर है। अगला, रेखा हैज हर्ट डैश हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। देखिए ये जो आपका रिफ्लेक्सिव, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसको रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं और इम्फेटिक भी कहते हैं। मेन वर्ब के जस्ट बाद जब आए तो उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म ग्रहण करता है या सब्जेक्ट के अनुसार अपने फॉर्म में परिवर्तन करता है। अगर यहाँ रेखा है तो रेखा के लिए सब्जेक्ट होता है सी, और सी का रिफ्लेक्सिव होगा हर सेल्फ। अगर राम रहता तो राम का सब्जेक्ट ही और ही का हिम सेल्फ। अगर आई सब्जेक्ट रहता तो माई सेल्फ। तब समझ गए होंगे। तो रेखा है तो हर सेल्फ, इट अगर सब्जेक्ट रहता तो इट सेल्फ, ही रहता तो हिम सेल्फ, देम जब दे रहता तो देम सेल्फ। तो रेखा है तो हर सेल्फ। क्लियर है। चलिए अगला, ही वेंट ऑन डैश। देखिए तो ही वेंट ऑन डैश, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब का फॉर्म डालना हो तो वो V4 होता है। क्या होता है, V4 होता है, जी हाँ, यानी टॉकिंग। ही वेंट ऑन टॉकिंग, वो बोलता रहा, क्योंकि ये एक फ्रेज है गो प्लस ऑन प्लस V4, जब इसके बाद हो तो इसका मतलब होता है टू डू एन एक्शन विदाउट स्टॉपिंग, या फिर टू कंटिन्यू एक्शन विदाउट स्टॉपिंग। मतलब कोई चीज शुरू किया तो बंद होने का नाम नहीं ले रहा, तो ऑन के बाद V4 आता है। ये ध्यान रखना है कि ऑन या फिर कोई भी प्रीपोजिशन है तो उसके बाद V4 आता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क है, देखिए जरा सा, ये क्या है जी, तो क्वेश्चन टैग है। क्या है, तो क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है जी, अगर इधर निगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव, अगर इधर अफर्मेटिव है तो इधर निगेटिव। दूसरा, इधर जो भी सब्जेक्ट हो, अगर नाउन है तो उसका प्रोनाउन इधर जाता है, अगर प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन इधर चला जाता है। टेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब डालते हैं, ऑक्सिलरी दिया हो तो वही ऑक्सिलरी चला जाता है। तो देखिए तो डज दिया हुआ है ऑक्सिलरी तो डज रहेगा, तो डज रहेगा तो ई छट गया, ई छट गया, ई दोनों बचा। अब इधर निगेटिव है तो इधर निगेटिव, तो इधर अफर्मेटिव, तो नॉट वाला नहीं होगा, तो नॉट वाला ई है, ही नहीं होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट पढ़े होंगे तो आसानी से बनेगा, वरना तो दिक्कत है ही। नहीं पढ़ने वालों के लिए तो हर जगह दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्कशन करा रहा हूँ और जिसको कुछ नहीं आता उसको सब समझ में आएगा, वो वीडियो छोड़ के भाग गया होगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में उसी को आएगा जो थोड़ा बहुत जानता है। डिस्कशन पढ़ाई के बाद का चीज है। चलिए, ही डैश टू हेल्प मी, देखिए तो जरा सा, ही डैश टू हेल्प मी आ गया जी। ही रिफ्यूज, देखिए तो
रिफ्यूज होगा नहीं होगा, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर ठहरा और सिंगुलर के बाद रिफ्यूजेज हो सकता था, रिफ्यूज कैसे होगा, तो ई छट गया, क्योंकि ये तो प्लुरल है, हमको सिंगुलर चाहिए था, छट गया। अब ये तीनों का तीनों पास्ट में है, मतलब कोई तो कोई पास्ट का होगा। रिफ्रेन या एब्सटेन दो वर्ड होता है जिसके बाद आता है फ्रॉम, ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन, और इसमें फ्रॉम है नहीं और यहाँ फ्रॉम लगा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, दो गो छट गया। अब बचा दो गो, और इसका अभी अब थोड़ा देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि डिनाई के बाद V4 आता है और रिफ्यूज के बाद 2 + V1 आता है। क्या दिया हुआ है, 2 + V1 दिया है, यही होगा रिफ्यूज। मतलब एडवांस वाला से भी दो गो डाल दिया, मतलब नन फाइनाइट उठाया होगा, सोचा होगा इसी में से डाल देते, तो दो गो बनाकर डाल दिया। उसको भी पता था कि बच्चा बनाएगा नहीं, यहाँ तक कि शिक्षक भी नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने भी देखे, उसमें शिक्षक ने खुद कहा कि ये हमसे नहीं बना, हम छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, मैंने बना दिया सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले में ये डिस्कशन हुआ था डिनाइड वाला। 48 में आ जाइए, देखिए तो क्या कह रहा है जी, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई। पहले ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट ये है कि कॉस्ट है, सब्जेक्ट कॉस्ट है ना कि पेपर एंड प्रिंटिंग है, क्योंकि अगर आप पेपर एंड प्रिंटिंग को मान लेंगे तो प्लुरल मानेंगे, जबकि सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट। ध्यान रखिएगा ऑफ प्रीपोजिशन होता है और इससे जुड़ने वाला नाउन, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, या फिर नाउन प्रोनाउन जो भी हो, तो इस ऑफ के पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट होता है। अगर ऑफ की संख्या ज्यादा हो जाए तो पहले ऑफ को टारगेट करते हैं। जैसे अगर कहते हैं जो स्कूल्स ऑफ पटना, इज गुड की आर गुड, आर गुड, क्योंकि इधर द स्कूल्स मैंने कहा है, क्या कहा है, द स्कूल्स ऑफ पटना, तो पटना के लिए इज गुड भी हो सकता है, स्कूल्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन स्कूल्स प्लुरल है, तो प्लुरल है तो यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि ऑफ के पहले वाला प्रीपोजिशन के बाद वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए प्रीपोजिशन के पहले वाले को ही सब्जेक्ट मानते हैं। अगर ऐसा होता द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ पटना, तब कौन सब्जेक्ट होता, पटना, स्कूल्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो जाता, क्योंकि द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ पटना। अब दो ऑफ है, तो पहला वाला ऑफ के बाद स्टूडेंट्स है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ का, दूसरा वाला ऑफ के बाद पटना है तो वो पटना ऑफ का पटना ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे पहला वाला सब्जेक्ट बनेगा द स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए, तो ऑफ से जुड़ा है इसलिए सब्जेक्ट हमारा ये है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी ये प्लुरल कटा, ये प्लुरल कटा, अब बचा हैज और हैव। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये तो कट गया, चलो भैया अब हैज होगा कि हैव होगा ये अब तय करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अंतिम शब्द एडजेक्टिव हो, क्या हो जी, एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव हो तो उसके पहले कभी भी हैव नहीं, उसके पहले जब भी होगा तो बी होगा, हैव नहीं होगा, यानी इज आर एम वाज वेयर जिसे हम बी कहते हैं वो होगा, हैज हैव हैड नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तब हो सकता है, लेकिन अंतिम शब्द एडजेक्टिव पे ध्यान रखना है। देखिए ये एडवर्ब है तो इससे मतलब नहीं अंतिम शब्द हाई एडजेक्टिव है, अगर है तो बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी हैज नहीं, बी फॉर्म इज, यानी द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई, बहुत ज्यादा हाई है पेपर और प्रिंटिंग का कॉस्ट, कीमत। ही इज नॉट डैश होम, बड़ा आसान है, एट होम, प्रीपोजिशन होता है एट होम, फ्रेज है एट होम मतलब घर पे, ठीक है, हाँ घर पे, मैं घर पे हूं, वो घर पे, ही इज एट होम, मैं घर पे हूं, आई एम एट होम। ही इज लेजी, ही इज लेजी, ही विल फेल, वो लेजी है वो फेल करेगा क्या करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये तो बढ़िया, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना है। देखिए तो ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। या देखिए तो फेल इफ ही इज लेजी, मतलब वही बिना सिर पैर वाला, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी डाल दो, ठीक है, वो कुछ भी डालेंगे उससे हमको फायदा होगा, नहीं होगा ये। ही इज फेलिंग, यहाँ फेल की बात करें, यहाँ फेलिंग मतलब क्या, टेंस बदल देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, टेंस बदल देंगे अर्थ बदल जाएगा, अर्थ थोड़ी बदलना है, उसको जोड़ना है। लेजी इज ही मतलब क्या, मतलब बिना जो भी मन करे
जो भी मन करे वो डाल देंगे। कौन आंसर होगा जी? ही इज फेल बिकॉज ही इज लेजी। ही सेड इट मे रेन टुमारो, क्या करना है जी? इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ये डायरेक्ट है। देखिए तो ही सेड है, यहां सेड एक ही में है, बाकी इसमें, अच्छा बाकी में बाद में। देखिए तो जरा सा, ये बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर जानते होंगे तो आसानी से बना होगा, वरना नहीं बना होगा या नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है कि नरेशन दो तरह का, एक डायरेक्ट जिसको हम कहते हैं और दूसरा कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस रहता है, इनडायरेक्ट जिसमें से इन्वर्टेड कोमा गायब कर दिया जाता है। अब समझने की क्या बात है या फिर नॉलेज की क्या बात है कि जब हम डायरेक्ट यानी इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस लिखते हैं तब उसके बाहर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ही सेड, ही विल से या फिर ही टोल्ड, जो भी, वो उस इन्वर्टेड कोमा के पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। मतलब इन्वर्टेड कोमा वाला से भी शुरुआत कर सकते हैं या उसको बाद में भी रख सकते हैं, या फिर कहें कि ही सेड पहले भी हो सकता है या इन्वर्टेड कोमा का दायरा खत्म हो उसके बाद भी हो सकता है। परंतु ये तो डायरेक्ट का बात था, परंतु इनडायरेक्ट में जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ही सेड से, ही टोल्ड से, ही विल से ही होगा, ना कि इसे अंत में ले जाएंगे। क्लियर है? ये गांठ बांध लीजिए। तो इस हिसाब से ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक ही है जो कि सही है, वो सी नंबर। मतलब रूल लगाने की बात तो अलग, छांटने में बेसिक रूल ही यहाँ 12th में काफ़ी है। तब इतना बिना सिर पैर का क्वेश्चन सेट किया गया है, मतलब क्या हम लोग को क्वेश्चन सेट करने के लिए दे देता, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट कर देते। लेकिन ठीक है, बढ़िया, जितना उटपटांग सेट करेगा पढ़ने वाले को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। डैश यू लेंड मी योर बुक। देखिए तो पहले तो यहां लेंड कौन सा जी? V1 फॉर्म है। लेंड का लेंट होता है V3, तो ये तो होगा नहीं सबसे पहले। दूसरा चीज मस्ट, विल और शुड में से कौन होगा? मतलब मस्ट मतलब अवश्य, मस्ट यू लेंड मी योर बुक मतलब क्या तुम अपना बुक मुझे अवश्य दे सकते हो। विल दोगे, शुड देना चाहिए। सबसे बेहतर है विल। ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए ज्यादा बेहतर तो माना जाता है वुड या कुड का प्रयोग। वुड यू गिव मी सम रुपीज या कुड यू हेल्प मी, ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर ये नहीं है दोनों तो फिर ये तो जनरल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव बनाया गया है, तो विल ज्यादा बेहतर है और विल ही आंसर होगा। देखिए तो आई बैंग्ड, बैंक तब यूज करते हैं जब कोई चीज टकराता है। माई डैश टो, टो का मतलब होता है अंगूठा या फिर अंगूठा के आसपास यानी सामने वाला हिस्सा। जूता भी पहने तो जूता का फ्रंट वाला हिस्सा को टो कहते हैं। तो ये टो का मतलब अंगूठा कह देते हैं, अंगूठा। ठीक है जी। और ये भी टो ही है लेकिन इसका मतलब होता है रस्सी यानी रोप जिसको हम कहते हैं। ये कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बिना फालतू का है। और ये आपका V2 है किसका जी? तो टीयर जो वर्ड होता है ना, फाड़ना, चीरना, पेज फाड़ना, कपड़ा फाड़ना, तो वो टीयर। तो बताइए जरा सा, ही बैंग्ड, आई बैंग्ड माई टो, मैंने अपने अंगूठा को ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे क्या किया? दे मारा। ठीक है, चोट तो हुई होगी, दर्द तो हुआ होगा। अब तो वही जाने कितना दर्द हुआ होगा, दवा कराया कि नहीं कराया। चलिए आगे देखिए। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम। देखिए तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल, मुझे कॉल करना मत भूलना, यानी एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट की बात करता है और प्रेजेंट के साथ उम्मीद करेंगे कि आगे भी प्रेजेंट होगा। तो गॉन तो किसी लिहाज से नहीं होगा, यू के बाद डायरेक्ट V3 कभी आता नहीं है तो ये कट गया। बात इसके हिसाब से देखें तो बात प्रेजेंट की होनी चाहिए तो वेंट भी नहीं होगा। अब हैव गॉन और गॉन में से बेहतर है कि गो लगा दीजिए, क्योंकि डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू गो टू जिम, जब तुम जिम जाओगे।
बात फ्यूचर की है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग फ्यूचर के लिए हम करते हैं। तो यू गो टू द जिम सबसे बेहतर है, और यही होगा, हैव गॉन तो होगा भी नहीं। यू हैव गॉन टू द जिम, जब तुम जिम गए हो समाप्त हो गया, ये भी एक तरह का पास्ट ही होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट भी एक तरह का पास्ट होता है जिसको हम इमीडिएट पास्ट कहते हैं, हाल ही में बीता हुआ। तो ये होगा नहीं क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है, प्रेजेंट की है। तो जब तुम जाओगे तो मुझे कॉल करना मत भूलना। अगला इच बुआ, देखिए तुम इच बुआ, जब भी इच लगा हो, एवरी लगा हो, ध्यान दीजिएगा, आइदर लगा हो, नाइदर लगा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, यानी चाइल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इच बुआ हो, इच चाइल्ड हो, इच गर्ल हो, इच स्टूडेंट हो, या फिर एवरी स्टूडेंट हो, एवरी बुआ हो, एवरी गर्ल हो, तो ये सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है। अब देखिए तो ये सच पहले कटेगा, आर कटेगा, हैव कटेगा, क्योंकि ये दोनों प्लुरल और सच का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ वर्ब चाहिए, एक ही बचा हैज। क्लियर है? चलिए मजा आ रहा है करने में? आप तो कहेंगे कि सर बात भी नहीं कर रहे हैं, आप एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे लगे हुए, क्या करें बताइए? बात करें आपसे, बात करेंगे, लाइव क्लासेस जब लेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें बात करना बेकार लगता है इसलिए कि बच्चे सोचेंगे कि समय बेकार का जाया कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बात भी करेंगे तो कुछ उसी प्रकार का करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो, बिना मतलब का बात, बिना सिर पैर का बात। जिस तरह से क्वेश्चन बिना सिर पैर का सेट कर दिया गया, आपको फ़ायदा हुआ तो बात भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। बात करने के लिए तो आपका ही है ना, रील्स है, शॉर्ट्स वीडियो है, देखिए बात कीजिए। देखिए रिसर्च तो ये कह रहा है कि इंसान अपना ज़्यादातर समय उसी पे दे रहा है, क्योंकि वो ऐसा चिंबुक है जिससे चिपकने के बाद आदमी छोड़ता नहीं है, छोड़ते छोड़ते आधा घंटा निकल जाता है। आपने भी रियलाइज किया होगा। तो उससे जितना दूर रहिएगा ना उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक कहीं किसी यूपीएससी कैंडिडेट का इंटरव्यू सुना मैंने, उसने कहा कि मैंने अपने यूट्यूब को इस तरह से सेट कर रखा था कि जब भी वीडियो आए तो यूपीएससी का ही आए। तो अगर ये पॉसिबल है तो आप भी कर लीजिए कि जब भी वीडियो है तो आपके काम का है। जब आपके काम का चीज़ आएगा आप उसे देखेंगे तो अपने मंजिल के करीब रहेंगे, अपने मंजिल पे फोकस्ड रहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइवर्टिंग एलिमेंट, आपको विचलित करने वाली चीज़ों की संख्या, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या फिर सोसाइटी हो, जी हाँ सोशल मीडिया हो, सोसाइटी हो, सब में भरा पड़ा है। जितना उससे दूर रहिएगा उतना ही फायदे में रहिएगा। चलिए ओ क्वेश्चन यही है ना, चलिए देखिए तो आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। सबसे पहले मोस्ट से पहले द लगना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन में ही नहीं था, और जो क्वेश्चन छपा है बिहार बोर्ड के माध्यम से उसी में नहीं था, लेकिन होना चाहिए था। अब क्या है ना कि इसका क्या करना है, करेक्ट नेगेटिव बनाना है। ध्यान रखिएगा दो तरह का आप सुपरलेटिव फॉर्म देखते हैं, एक डायरेक्ट सुपरलेटिव से पहले द और एक वन ऑफ द, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास या ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ये दो तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, एक सीधे द प्लस सुपरलेटिव और एक वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव। तो जब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो हम वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, और जब द प्लस सुपरलेटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो हम नो अदर का प्रयोग करते हैं। तो एक ही सेंटेंस से यहाँ नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ये नो अदर खुद में नेगेटिव वर्ड है और ये नेगेटिव बन गया, यही आंसर होना चाहिए और होगा भी। दूसरा अगर छाटने की बात आए, देखिए ना यूजफुल इज नॉट, ऐसे ही छट जाएगा, बिना सिर पैर वाला है। मेटल लाइक आयरन इज नॉट अदर यूजफुल, अदर यूजफुल क्या मतलब, जो मन करे वो, पढ़ने में ही लग रहा है कि संतुष्टि नहीं मिल रहा है, बिना क्रम का इधर उधर वर्डों को फेंक दिया गया है। आयरन इज नॉट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, यानी सभी मेटल्स में आयरन यूजफुल नहीं है। और यहाँ क्या कह रहा है कि आयरन इज मोस्ट यूजफुल है, तो फिर अर्थ कैसे बदल जाएगा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये गलत। ये चलिए अगला, ही डैश वर्क्स, क्या जी, ये बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है अभी तक का जितना भी हमने बनाया, सबसे बेहतर क्वेश्चन ये लगा। थोड़ा सा समझिएगा, ये जो हार्ड है ना, ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव होता है और ये एडवर्ब भी होता है।
और इसी की तरह दिखने वाला जो शब्द है जिससे अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं वो है हमारा हार्डली। ध्यान दीजिएगा, और हार्डली एडवर्ब है, लेकिन हार्ड का मतलब ज्यादा टफ, या फिर कह ले जिसमें मेहनत लगे, मेहनत वाला, जिसमें मेहनत करना पड़े। जैसे ही इज अ हार्ड वर्कर, वो बड़ा ही कठिन मेहनत करने वाला मजदूर है, परिश्रमी मजदूर है, ज्यादा मेहनत करता है, ऐसा मजदूर है। एडवर्ब हो गया तो ही वर्क्स हार्ड, वो बड़ा कठिन मेहनत करता है, मतलब कठिन, ज्यादा जिसमें मेहनत लगे, ज्यादा बूता लगे, फिजिकल पावर लगे। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। ये पूरी तरह से अलग है, इससे अलग है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हार्ड का हार्डली एडवर्ब है। ना, हार्ड एडवर्ब भी और हार्ड एडजेक्टिव भी है। मतलब ये हुआ कि अगर बात पोजीशन की करें, सेंटेंस में यूज करने की करें, तो ध्यान दीजिएगा कैसे यूज होगा। जैसे ही अगर कहते हैं वर्क्स वर्ब आ गया तो ही वर्क्स हार्ड होगा, यहां हार्डली नहीं, ध्यान दीजिएगा, हार्डली नहीं, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, ना कि वो ना के बराबर मेहनत करता है। अगर ना के बराबर मेहनत करना का सेंस डालना हो हार्डली, तो ध्यान दीजिएगा हार्डली हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। हार्डली हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है ना के बराबर अर्थ देने के लिए, यानी ही हार्डली वर्क्स, ये होगा, हार्डली वर्क्स ये होगा, ना के बराबर। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड होगा, यहां पे हार्डली नहीं होगा। दूसरा, अगर इसे एडजेक्टिव, ये तो हमारा एडवर्ब है, क्या है जी, एडवर्ब है, क्योंकि वर्क्स काम करने की विशेषता, वर्ब की विशेषता बता रहा है, अब वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो कह सकते हैं ही इज ए हार्ड वर्कर, वह कठिन मजदूर, मेहनत करने वाला, ज्यादा मेहनत करने वाला मजदूर है, ही इज ए हार्ड वर्कर, परिश्रमी है। ठीक है, तो यहां वर्कर हमारा नाउन हो गया, और नाउन से पहले ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव बन के ए एन द के बाद हार्ड आता है। कहने के लिए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब ये है, वर्ब के बाद ही है वो, कि नाउन से पहले एडजेक्टिव बन के, लेकिन जब एडवर्ब होगा तो वर्ब के बाद होगा। लेकिन वही हार्डली जो कि उससे अलग है, अलग अर्थ रखता है, वो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे ही हार्ड वर्क, ये कहना वर्क्स, ये कहना गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आपको कहना हो कि वो कठिन मेहनत करता है तो ही हार्ड वर्क नहीं, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ना तो अगर कहना हो कि वो ना के बराबर मेहनत करता है तो हार्ड नहीं, हार्डली कहेंगे, जो कि यहां जरूरत है। हार्ड तो होगा नहीं क्योंकि बीच में नहीं होगा, विथ हार्ड ये कोई मतलब नहीं बन रहा है, हार्डली हो सकता है, इन हार्ड भी नहीं, इन हार्ड, हार्ड ये नहीं, क्योंकि विथ के बाद नाउन आना चाहिए और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, तो किसी एंगल से ये सही नहीं होगा। हार्डली हार्ड नहीं होगा, हार्ड बाद में हो सकता था, पहले नहीं होगा, तो यहां क्या होगा जी, हार्डली। क्लियर है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस, यहां भी बहुत लोग विफल हो गए हैं आंसर सही बताने में, उल्टा सीधा आंसर बता के चले गए हैं। समझिएगा, ये केयर समझिए तो, आई डोंट केयर, केयर यहां आपका वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया, इसका क्या अर्थ निकलेगा, केयर का मतलब देखभाल करना, परवाह करना। ठीक है जी, तो आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, ऑफ दिस, इसका। प्रॉब्लम क्या है ना कि केयर ऑफ बहुत बार यूज, केयर ऑफ सुनने को मिलता है, बहुत बार फॉर्म में भरा जाता है केयर ऑफ, तो ये लोगों के दिमाग में बैठा है कि केयर के बाद ऑफ, केयर के बाद ऑफ, लेकिन नहीं, केयर यहां जब मेन वर्ब का काम करता है तो अपने बाद अबाउट लेता है। क्या देती है, अबाउट, ऑफ नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा, अबाउट लेता है। मैं इसकी परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर अबाउट इट, अबाउट दिस मैन, अबाउट दिस बॉय, ना कि ऑफ। अब देखिए जरा सा,
अगर टेक के बाद केयर आ रहा है तब ये तो हो गया, ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। तो ऐसे स्थिति में ठीक है, टेक केयर मतलब देखभाल करना, मैं उसकी देखभाल करूंगा, आई विल टेक केयर हिम, ना कि ऑफ, सीधे टेक केयर, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, आई विल टेक केयर यू। लेकिन एक फ्रेज होता है टेक केयर ऑफ समबडी, मतलब होता है, या समथिंग भी चलता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का बंदोबस्त करना, अरेंज करना या फिर ऑर्गेनाइज करना। समझ रहे हैं? मतलब आई विल टेक केयर ऑफ फूड्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना अरेंज करूंगा या बचा के रखूंगा। समझ में आया? तो टेक केयर ऑफ तब होता है डायरेक्ट केयर आ जाए वर्ब के रूप में, जैसे डोंट या डजंट, तब यहां ऑफ नहीं अबाउट होगा। मतलब ये हमारा गलत है, ये सही है, क्योंकि गेट ऑफ का मतलब, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, गाड़ी से उतरना। ठीक है? हाँ, तो ही गोट ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से उतरा, ये सही है। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, ठीक है, ऑन स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक पे, ऑन द स्ट्राइक नहीं, ऑन स्ट्राइक, यहां द नहीं लगता, मतलब हड़ताल पे है, सही है। द ट्री आर कवर्ड विथ, कवर के साथ विथ आता है, फ्लावर्स, फूलों से लदा हुआ है, फूलों से ढका हुआ है, सही है। गलत कहाँ है जी? यहाँ, मतलब जो सही लग रहा था वही गलत है, और यही बहुत लोग फ्लॉप किए हैं, आंसर यही होगा। चलिए अगला ले लेते हैं, अंतिम के दौर पे आ गए हम लोग, थोड़ा सा और। दे डैश हिम चेयरमैन, बड़ा ही आसान है, दे डैश, दे के साथ इलेक्ट, दे इलेक्ट हिम चेयरमैन, वे लोग इसे वे लोग उन्हें चेयरमैन चुनते हैं, कि चुने, चुनते हैं कैसा मतलब है, माना कि हो सकता है, लेकिन मीनिंग जो है मीनिंगलेस है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, नहीं होगा। इलेक्टेड सही है, इलेक्टिंग के लिए फिर तो इजरएम चाहिए था, ये भी नहीं होगा। विल इलेक्टेड, ना ना, विल के बाद इलेक्ट होना चाहिए था, मतलब V1 होना चाहिए था, क्योंकि मॉडल है, मॉडल अपने पास V1 लेता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन जी? इलेक्टेड, आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आज का, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत ही आसान, बंडल का स्पेलिंग पूछा, और आपको पहले ही दिख रहा होगा बंडल का स्पेलिंग, कौन जी? हाँ, ये ए नंबर। तो कैसा लगा डिस्कशन? 60 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कर दिया, पूरा ग्रामर सेक्शन समाप्त है, और आगे इसका मैं करूंगा कि नहीं करूंगा ये आप पे निर्भर करता है। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा, आगे का वीडियो लाए, ऐसा आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके, गुड बाय।